अगर ये बातें इतनी जनरल हैं, इतनी कॉमन हैं, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी लाइफ में इन्हें अप्लाई क्यों नहीं करते। सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स बाय शॉन कॉवी, ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इफेक्टिव हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। लेट्स सपोज आपके टीचर ने आपको एक इंग्लिश ऐसे लिखने के लिए दिया और एक अच्छे बच्चे की तरह आप घंटों मेहनत करके एक प्यारा सा ऐसे लिखते हैं। ऐसे के कंप्लीट हो जाने के बाद आप पेपर को देखते हुए खुद से कहते हो, अरे वाह क्या लिखा है मैंने, इस बार तो बड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जब चेक होने के बाद पेपर रिटर्न होता है, आपको 20 में से सिर्फ 4 मार्क्स मिले होते हैं। इस पर आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? अगर आप एक रिएक्टिव बिहेवियर अडॉप्ट करते हो, आप पेपर को देखे बिना सिर्फ मार्क्स को देख के गुस्से में आ जाते हो और उस पेपर को झट से बंद करके अपने बैग में फेंक देते हो और दिल में सोचते हो, यार इन टीचर को ना शायद मुझसे कुछ पर्सनल इशू है, हर बार मुझे मार्क्स कम देते हैं, पता नहीं कब बदलेंगे ये टीचर। लेकिन इस सब के बजाय अगर आप एक प्रोएक्टिव बिहेवियर शो करते हो, आप अपने पेपर के ऊपर टीचर के कमेंट्स को ध्यान से पढ़ोगे, क्लास के खत्म होने के बाद टीचर से एडिशनल फीडबैक के लिए मिलोगे और अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए टीचर से रिवीजन के लिए रिक्वेस्ट करोगे। प्रोएक्टिव लोग जानते हैं कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशंस, अफेयर्स, मैटर्स हमेशा उनके कंट्रोल में नहीं होते। प्रॉब्लम्स सबको फेस करने पड़ते हैं। जिस तरह अभी प्रोएक्टिव स्टूडेंट को मार्क्स कम आने का इशू फेस करना पड़ा था, लेकिन उसने रिस्पॉन्ड ऐसे किया कि ऐसा दोबारा ना हो और इशू को रिजॉल्व करने की तरफ फोकस किया जाए। सिर्फ इतना कह लेने से और ये मान लेने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती कि नेक्स्ट पर्सन में प्रॉब्लम है, उसी के साथ कोई इशू है जिसकी वजह से मेरा ये काम खराब हुआ। प्रोएक्टिव लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि उनके पास रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है। इफेक्टिव हैबिट नंबर 2, बिगिन विद एंड इन माइंड। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। सच में बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। यानी एक टूटी हुई शाख की तरह लहरें आपको कहीं भी ले जाएं, आप चलते जाओगे। बिगिन विद एंड इन माइंड मीन्स आप लाइफ में जहां भी हो, कुछ भी कर रहे हो या करना चाहते हो, उसका ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए। यानी जो आप कर रहे हो या करने जा रहे हो, उसका एंड क्या होगा, फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा। किसी भी काम के रिजल्ट की एंड की एक पिक्चर माइंड में होना चाहिए, यानी एक टारगेट की तरह, एक गोल की तरह। इससे ना सिर्फ हमें काम करने की एक ड्राइविंग फोर्स मिलती है, बल्कि हमें मालूम होता है कि हमने कहाँ जाना है। यूं ही नक्शे के बिना भूल भुलैया में घूमते नहीं फिरते, बल्कि ये मालूम होता है कि किस जानिब मंजिल है। इफेक्टिव हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला काम पहले। इस ट्रैप में हम सब फंस जाते हैं, ये सोचते हुए पहले छोटे मोटे काम कर लेते हैं, चोर्स कर लेते हैं, इसके बाद आराम से तसल्ली से अपना मेजर काम और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करेंगे। लेकिन उसके बाद होता ही है, बाकी छोटे मोटे काम करने के बाद उन पर अपनी एनर्जी लगाकर मेन काम के लिए एनर्जी कम पड़ जाती है और फोकस नहीं कर पाते। समटाइम होता यह है कि हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी काम और उसकी डेडलाइन कुछ दूर होती है। हम रिलैक्स हो जाते हैं और जो इससे लेस इम्पोर्टेंट काम होते हैं, हम सोचते हैं चलो लगे हाथों ये भी कर लेते हैं। लेकिन उनको करते करते टाइम, हमारी एनर्जी, स्पेशली फिजिकल एंड मेंटल एनर्जी काफ़ी यूज़ हो जाती है और इसके बाद सबसे ज़रूरी काम के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। इफेक्टिव हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। कुछ पुरानी बात है, मैं क्रिकेट मैचेस की एक क्लोजिंग सेरेमनी में था। वहाँ एक टीम के कैप्टन ने उस दिन के मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जिस वजह से उनको उन मैचेस के लिए 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स मिले थे। कैप्टन ने एक अवार्ड तो रिसीव कर लिया, मगर दूसरे के लिए अपनी जगह पर अपने एक टीम के प्लेयर को नॉमिनेट कर दिया और कहा, मैं ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड अपने प्लेयर से शेयर करना चाहूँगा। इस पर सब बहुत खुश हुए और स्पेशली वो प्लेयर तो बहुत खुश हुआ जो सच में डिजर्व करता था, क्योंकि उसने कैप्टन के बाद टीम में काफ़ी अच्छा और एफर्ट के साथ परफॉर्म किया था। यहाँ कैप्टन ने विन विन सिचुएशन क्रिएट कर दी। हम तो जीतेंगे सनम, तुम्हें भी साथ जिता देंगे। इसका रिजल्ट ये हुआ कि नेक्स्ट जितने भी मैचेस हुए, उस प्लेयर ने अपना 100% एफर्ट पुट किया
और वो हर मैच में फुल ऑफ एनर्जी दिखाई देता था। लाइफ में सम टाइम सारा बेनिफिट और क्रेडिट खुद ही ले जाने की अप्रोच हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज से महरूम कर देती है। इसके बजाय अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए कि हमारे लिए भी अच्छा हो और दूसरे का भी भला हो जाए, ऐसा करने से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स दिखाई देंगे। इफेक्टिव हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दुनिया में हर कोई चाहता है, हर एक चाहता है कि उसको समझा जाए, उसकी बात को, उसके जज्बात को, उसके ख्यालात को। लेकिन क्या हो अगर सब ही ऐसे करने लगे कि मैंने कुछ नहीं समझना, बस मुझे समझो। इस तरह तो हर कोई बस समझाने में लग जाएगा और समझ कोई भी ना पाएगा। किसी से बात करते हुए, किसी को सुनते हुए हमें उसके लफ्ज़ों पर, उसकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसकी बातों के अगेंस्ट अपने जहन में अपना जवाब तैयार कर रहे हो। अगर किसी की कोई बात आप ठीक से समझ नहीं पाए तो बजाय खुद ही उसका मतलब अज्यूम करने के उससे दोबारा सवाल कीजिए, दोबारा पूछिए क्या आपके कहने का यही मतलब है, क्या ये मैं ठीक समझ रहा हूँ। अगर आप ठीक हुए तो वो हाँ कहेंगे या आपकी करेक्शन करेंगे। लेकिन किसी की कोई बात का खुद से ही कोई मतलब अज्यूम करने से कई मसले खड़े हो जाते हैं। इफेक्टिव हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। ये तो आपने सुना ही होगा कि एक से भले दो। सिनर्जी या सिनर्जाइज करना, किसी के साथ कोऑर्डिनेट करना या कोलैबोरेट करना या मिलकर काम करना। हमेशा एक अकेला शख्स उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता और उतने रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता जितना टीम वर्क से और मिलकर किया जा सकता। जिस तरह एक कंप्लीट मशीन का मैकेनिज्म भी डिफरेंट स्पेयर पार्ट्स के मिलने से कंप्लीट होता है और ठीक से काम करता है। इसीलिए नौजवानों को एनकरेज किया जाता है कि अगर वो कोई काम करने से रुके हुए हैं अकेले होने की वजह से, तो उठें, आसपास देखें, उन्हें ज़रूर कोई ना कोई अपने जैसी सेम इंटरेस्ट रखने वाला टीममेट मिल जाएगा। बिकॉज पावर ऑफ टीम वर्क इज ग्रेट। इफेक्टिव हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। ये लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद पर काम करने की, खुद को स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करने की। अगर ये ना हो तो पहली 6 हैबिट्स भी ठीक से अप्लाई नहीं हो पाएंगी। शायद इब्राहिम लिंकन ने कहा था कि अगर मुझे 6 घंटे एक दरख्त काटने के लिए दिए जाएं तो मैं पहले 4 घंटे सिर्फ अपने आरे को तेज करने में लगाऊंगा। दुनिया में आपकी बॉडी और आपका ब्रेन, बस यही आपका एसेट है। जो कुछ भी आपने करना है सिर्फ इन्हीं के थ्रू करना है, क्योंकि ब्रेन और बॉडी के साथ सोल और हार्ट भी अटैच होते हैं। हार्ट को आप इमोशन कह लीजिए। इसीलिए इन चारों डोमेन्स में काम करने की ज़रूरत होती है, इन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं या लेजी हैं या फिजिकल मूवमेंट बहुत कम करते हैं जिसकी वजह से अक्सर आप लेजी फील करते हैं, तो आप अपने ब्रेन से, सोल से या हार्ट से भी ठीक से कोई काम नहीं ले पाएंगे। बॉडी को एक्टिव और फिट रखने के लिए ज़रूरी है कि डाइट का ख्याल रखा जाए और एक रूटीन में फिजिकल मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज किया जाए। ब्रेन को एक्टिव और फिट रखने के लिए ब्रेन की डाइट अच्छे आइडियाज़ और थॉट्स हैं, जिनका एक अच्छा सोर्स रीडिंग, स्पेशली गुड बुक्स रीडिंग है। नंबर 3, इमोशनल फिटनेस। जैसे कि इंसान एक सोशल एनिमल है, इमोशनली स्टेबल रहने के लिए ज़रूरी है इंसान के अच्छे और क्वालिटी रिलेशन हों। फैमिली से हटके भी इंसान के अच्छे रिलेशंस होते हैं जो फ्रेंडशिप के अंडर आते हैं। किसी से फ्रेंडशिप के लिए वेट ना किया जाए कि जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा तब तक मैं उससे कैसे बात करूं। खुद पहल कर लेना बहुत से कामों में बहुत अच्छा होता है। लास्ट पे नंबर 4, स्पिरिचुअल एरिया। स्पिरिचुअली पीसफुल एंड काम रहने के लिए इंसान को इबादत में, वर्शिप में और मेडिटेशन में टाइम गुजारना चाहिए। इससे इंसान खुद से खुदा तक को समझता है। हम अपनी बात यहाँ ख़त्म करते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।